नमस्कार दोस्तों, मैं दिग्विजय सिंह राठौड़ आपके लिए एमवीएसआई के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ। इस वाले वीडियो के अंदर अपन जो भी एमवीएसआई के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, जो टेक्निकल पार्ट में आएंगे। तो अपन अब से रोज जो भी एमवीएसआई के अंदर क्वेश्चन आएंगे उसकी एक क्वेश्चन सीरीज लेके आएंगे, उसके अंदर आपको क्वेश्चंस बताते जाएंगे। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को एक बार के लिए लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। ठीक है दोस्तों, ये तो बोलना जरूरी होता है ना। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। या मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू। तो पहला एमसीक्यू आपके लिए, अब जो आपका सेंट्रीफ्यूगल पंप है उसकी पावर कंजप्शन इज प्रोपोर्शनल टू, इंपॉर्टेंट डाल लेना। मैं कह रहा हूँ इसके रिलेटेड जितने भी फैक्ट है वो अपन यहाँ पे देखते भी जाएंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट स्टार मार्क डाल के आपको करना है। एक बार वीडियो पॉज करके इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करोगे। हर जैसे क्वेश्चन आता है, एक बार वीडियो पॉज करोगे और इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करने की कोशिश करोगे। आंसर तो मैं बता दूंगा, लेकिन इसके रिलेटेड और भी फैक्ट है वो भी बताता चलूंगा। तो ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले आपका आता है कि सेंट्रीफ्यूगल पंप के पावर कंजप्शन इज प्रोपोर्शनल टू। तो देखोगे दोस्तों, तो सेंट्रीफ्यूगल पंप की जो पावर होती है दोस्तों, ठीक है, पावर पावर ठीक है, पावर होती है वो किसके प्रोपोर्शनल होती है। तो सेंट्रीफ्यूगल की पंप की पावर जो होती है दोस्तों, वो होती है आपकी प्रोपोर्शनल। ठीक है, डी क्या है, डायमीटर ऑफ इंपेलर। डी क्या है, डायमीटर ऑफ इंपेलर। और एन क्या है, आपकी स्पीड, स्पीड ऑफ इंपेलर, स्पीड ऑफ इंपेलर है। तो सबसे पहले आप डी क्या है आपका यहाँ पे क्या है, डायमीटर ऑफ इंपेलर। ठीक है, इंपेलर का व्यास, डायमीटर ऑफ इंपेलर डी। और एन क्या है, एन क्या है, एन है आपका स्पीड ऑफ इंपेलर। ठीक है, स्पीड ऑफ इंपेलर। अब जैसे पावर है तो पावर में भी अपन इसको क्या कर सकते हैं, दो में तोड़ सकते हैं, दो में तोड़ सकते हैं। कैसे कि पावर को भी अपन दो तरह से तोड़ सकते हैं। इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं, P इज प्रोपोर्शनल टू D की पावर 5 और इज P इज प्रोपोर्शनल टू D N की पावर 3। ठीक है, N की पावर 3। P इज प्रोपोर्शनल टू D की पावर 5 और P इज प्रोपोर्शनल टू N की पावर 3। ये बात हुई आपकी पावर की। किसके लिए पावर, कौन से, सेंट्रीफ्यूगल पंप। किसकी, सेंट्रीफ्यूगल पंप। तो आपका जो क्वेश्चन है वो क्या है, जो आपका सेंट्रीफ्यूगल पंप है वो पावर कंजप्शन किसका हो जाएगा, कितनी है पावर, कितनी स्पीड है, 3 की। किसकी है, क्यूब पावर ऑफ आरपीएम। क्योंकि आरपीएम के रोटेशन, रिवोल्यूशन पर मिनट। ये एन की क्या होती है, यूनिट होती है। ये क्या होती है, यूनिट होती है, जो कि क्या होती है, आरपीएम। ठीक है, रिवोल्यूशन पर मिनट कि एक मिनट में कितने रिवोल्यूशन हो रहे हैं। ठीक है, एक मिनट के अंदर कितने रिवोल्यूशन हो रहे हैं। तो कितना है, क्यूबिक है, तो क्यूबिक पावर ऑफ आरपीएम। ठीक है, आरपीएम की घन शक्ति। ठीक है ना, ठीक है, या घात बोल सकते हैं, घात भी बोल सकते हैं। ठीक है ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी। क्या हो जाएगा दोस्तों, सी। ध्यान से, फिर उसके बाद में ये क्वेश्चन आ रखा है, जो क्वेश्चंस मैं लेके आया हूँ वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। एमवीएसआई में नहीं, कहीं और जगह क्वेश्चन हो सकते हैं, तो आपके लिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। यहाँ पे जो करवा रहा हूँ, एक बार के लिए इनको ना एक अलग से कॉपी बना लेना और उसके अंदर ये क्वेश्चन लिखते जाना। आपकी नोट्स कॉपी तो होनी चाहिए और इनके साथ साथ आपकी एक अलग कॉपी होनी चाहिए। आप इनको एक बार रिवीजन करते जाना। उसमें से आपका हो सकता है कि जब तक हम कोर्स पूरा का पूरा सीरीज कंप्लीट करें, ये जो क्वेश्चन सीरीज है उसके अंदर आपके एक बार के लिए सारे के सारे जो टॉपिक है वो भी कवर हो जाए। ठीक है, आज ये क्वेश्चन लेके आए, अगली बार दूसरा क्वेश्चन लेके आएंगे पावर, इसके लिए सेंट्रीफ्यूगल पंप के। ठीक है, तो हो सकता है कि आपकी पूरी की पूरी थ्योरी रिवाइज करवा के हम चले जाए। ठीक है, तो लेकिन आपको इन सीरीज के साथ बने रहना जरूरी है। आपने आज एक वीडियो देख लिया, कल नहीं देखा, तो हो सकता है आपका ब्रेक डाउन हो जाए। इसीलिए हमारे मोटिवेशन के लिए आपको लाइक करना है, सब्सक्राइब भी करना है और शेयर भी करना है। ठीक है, हम भी लेके आए सीरीज ऐसी आगे, नहीं तो हमें भी बंद करनी पड़ेगी अगर आप साथ नहीं दोगे तो। हमारी भी मजबूरी है। ठीक है, तो
ये देखो, ये तो पावर की बात है। अच्छा, एक होता है डिस्चार्ज। क्या होता है दोस्तों? डिस्चार्ज। डिस्चार्ज की क्या होगी बता सकता है कोई? तो डिस्चार्ज की क्या होती है दोस्तों? डिस्चार्ज, ठीक है। डिस्चार्ज, डिस्चार्ज किसके समानुपाती होता है? डिस्चार्ज किसके समानुपाती होता है? ये क्वेश्चन अब आ सकता है। पावर भी आ सकती है, ठीक है। वो होता है आपका डी की पावर। डी की पावर कितनी होती है? 3। डी की पावर कितनी होती है? 3, मतलब डायमीटर की पावर 3 और एन ऐसे रहता है, ठीक है। इसको दो भागों में तोड़ सकते हैं। जो आपका डिस्चार्ज है, जिसको क्यू से दिखाया जाता है, वो क्या हो जाएगा आपका? डी की पावर 3 के प्रोपोर्शनल। और क्यू किसके प्रोपोर्शनल हो सकता है? डी की पावर एन के प्रोपोर्शनल। आगे बात समझ में? एन के प्रोपोर्शनल हो सकता। ये आ गया आपका डिस्चार्ज के साथ। किसका? डिस्चार्ज मतलब निस्सरण, पावर मतलब शक्ति, ठीक है। इसमें आ गया। ये तो चीज हो गई आपकी डिस्चार्ज के लिए। हेड के साथ में दोस्तों, हेड क्या होता है? ये हेड, हेड शीर्ष क्या होता है? हेड। हेड किसके साथ समानुपाती होता है? हेड का क्या समानुपाती होता है? समानुपाती होता है दोस्तों, प्रोपोर्शनल किसके समानुपाती है? डी की पावर स्क्वायर और एन की पावर भी स्क्वायर। इसी को दो भागों में तोड़ सकते हैं। हेड मतलब एच, शीर्ष, ठीक है। मैनोमेट्रिक हेड बोल सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। मैनोमेट्रिक हेड वो किसके प्रोपोर्शनल होता है? डी की पावर 2 और एन की पावर। ये चीज हो गई आपकी। ये आपको तीन फॉर्मूले याद दिमाग में फिट कर लेने हैं। ये तीन फॉर्मूले आपको क्या करने हैं? फिट करने हैं ध्यान से, ठीक है दोस्तों। अब आगे चलते हैं। ये तो हो गया आपका तीन। कौन कौन से? पावर, दूसरा डिस्चार्ज, तीसरा हेड, ठीक है। ये आपको तीन तो दिमाग में फिट कर लेना है। इसके किसके समानुपाती होते हैं? ये फॉर्मूले आपको फिट करना है। अब एक आगे एक और फॉर्मूला आता है जो कि होता है दोस्तों, आपका होता है स्पेसिफिक स्पीड। स्पेसिफिक स्पीड, स्पेसिफिक स्पीड, ठीक है। विशिष्ट गति, विशिष्ट गति। आगे बात समझ में? क्या होती है स्पेसिफिक स्पीड? किससे दिखाते हैं अपन? एनएस से। किससे दिखाते हैं? एनएस से, ठीक है। इसकी स्पेसिफिक स्पीड को आपको क्या क्या याद रखना है पहले मैं ये बता देता हूँ। इसकी डेफिनेशन याद रखनी है दोस्तों। क्या याद रखनी है? डेफिनेशन। स्पेसिफिक स्पीड होती क्या है? डेफिनेशन याद रखनी है, ठीक है। डेफिनेशन क्या बोलती है कि इम्पेलर या पंप की वो स्पीड जिसके कारण यूनिट शीर्ष पर, यूनिट शीर्ष पर या यूनिट हेड पर यूनिट डिस्चार्ज प्राप्त कर सके, ठीक है। क्या बोल रहा हूं मैं? डेफिनेशन क्या है? सेंट्रीफ्यूगल की वह गति जिसके ऊपर यूनिट हेड पर, यूनिट हेड पर, ठीक है, यूनिट हेड पर मतलब शीर्ष, इकाई शीर्ष पर, इकाई शीर्ष पर और इकाई शीर्ष पर अपन क्या प्राप्त कर सकते हैं? इकाई डिस्चार्ज। क्या? इकाई डिस्चार्ज, यूनिट डिस्चार्ज, इकाई निस्सरण, ठीक है। स्पेसिफिक स्पीड की डेफिनेशन ये है दोस्तों कि सेंट्रीफ्यूगल की पंप की, सेंट्रीफ्यूगल पंप की वह स्पीड जिसमें यूनिट हेड पर मतलब इकाई शीर्ष पर अपन इकाई निस्सरण प्राप्त करें, वह स्पीड को क्या बोलेंगे? स्पेसिफिक। तो सबसे पहले आपको डेफिनेशन लर्न करें। फिर उसके बाद में दोस्तों क्या आता है? इसका फॉर्मूला। क्या आता है दोस्तों? इसका फॉर्मूला। एनएस क्या होता है? ये एन अंडर रूट क्यू, ठीक है, अंडर रूट क्यू 3 अपॉन, पावर कितनी है? 3/4, 3/4। तो ये आपको मैंने चार चीजें बताई है आज पंप के रिलेटेड, जो आपको ढंग से दिमाग में फिट करें, ढंग से दिमाग में फिट कर लें। बात समझ में आ गई? क्या करनी है? ढंग से दिमाग में क्या करनी है? आपको फिट करनी है। अब मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ इसी के अंदर, जो करेक्टरिस्टिक कर्व होता है, ठीक है ना। कर्व होता है जो कि इधर आएगा आपका पावर, ठीक है। एक आएगा आपका डिस्चार्ज और एक आएगा आपका
डिस्चार्ज, और इधर आएगा एक हेड, क्या आएगा, हेड। इधर आएगी आपकी फीड, क्या आएगी यहाँ पे, फीड। तो आप देखोगे पावर, पावर कैसे, 3, हेड कैसा है आपका, हेड है दोस्तों 2, और डिस्चार्ज, अरे यार डिस्चार्ज, डिस्चार्ज कैसा है, डिस्चार्ज है, अब देखोगे ये लाइन जो बनेगी, ये बनेगी आपकी डिस्चार्ज से। क्यों बनेगी डिस्चार्ज की लाइन, क्यों बनेगी, क्योंकि डिस्चार्ज स्पीड के साथ कैसा है, सिर्फ समानुपाती है, ठीक है। ये बनेगी आपकी किसकी, हेड की, क्योंकि ये घात कैसा है, घात n की घात कितनी है, 2 है। और जो ये बनेगा, ठीक है, वो कैसा बनेगा, पावर, क्या बनेगा, पावर। तो ये आपकी 3 चीजें बनेगी, ध्यान से देख लेना, आगे बढ़ते हैं। रेसिप्रोकेटिंग एयर कंप्रेसर इज बेस्ट सुटेबल फॉर, किसके लिए सुटेबल होता है रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर, ठीक है। रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर किसके लिए सुटेबल होता है, तो रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर बोल लो या पंप बोल लो, दोनों की एक ही बात है, रेसिप्रोकेटिंग एयर कंप्रेसर, वो दोस्तों किसके लिए सुटेबल होता है। आपको वीडियो पॉज करना है, एक बार के लिए ऑप्शंस देखना है, फिर उसके बाद में आपको इसका आंसर करना है। तो एक बार के लिए मैं साइड में हट जाता हूँ, आप एक बार पॉज करो और इसको क्या करो, क्वेश्चन को देखो। देख लिया होगा, अब इसका आंसर बता दो, आंसर देना है आपको, ठीक है। इसका आंसर है दोस्तों बी, क्या है, ठीक है, इसका आंसर क्या है, बी। आगे बात समझ में देखो, तो अब आपको याद रखना है जो आपका रेसिप्रोकेटिंग है, रेसिप्रोकेटिंग, 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 यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ डिस्चार्ज, ठीक है, और यहाँ लिख रहा हूँ हेड, हेड ले लो या प्रेशर ले लो, ठीक है। तो रेसिप्रोकेटिंग होता है आपका कैसा दोस्तों, वो होता है आपका जो डिस्चार्ज तो क्या होगा लो, और हेड होगा हाई, हेड क्या होगा हाई, या प्रेशर क्या होगा हाई। आपका सेंट्रीफ्यूगल, सेंट्रीफ्यूगल, सेंट्रीफ्यूगल के अंदर क्या होगा, ठीक है, या रेडियल, जो भी आप नाम देना चाहो, इसके अंदर डिस्चार्ज क्या होगा हाई, और जो आपका हेड या प्रेशर डेवलप होगा वो क्या होगा। ये क्वेश्चन था, इसके अपोजिट ये चीज थी, ये भी चीज मैंने क्या कर दी यहाँ पे क्लियर कर दी। तो उच्च दाब, उच्च दाब पर वायु की कम मात्रा के लिए, मतलब जो आपका डिस्चार्ज होगा, ये डिस्चार्ज होगा क्यू, वो कैसा है, कम मात्रा, ठीक है। दाब कैसा है आपका उच्च, स्मॉल क्वांटिटी, स्मॉल क्वांटिटी और हाई प्रेशर, स्मॉल क्वांटिटी और हाई, आगे बात समझ लो, ये होगा आपका रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर का बात। रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर के अंदर आपको थोड़ा बहुत देखना है कि रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर वगैरह के लिए वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसीज कब इंक्रीज करती है, कब डिक्रीज करती है, ऐसा कुछ आपको ये चीजें देखना है, ठीक है। ये चीजें आपको देखनी है, वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी कैसे बढ़ती है, वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी कैसे घटती है, रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर के बारे में आपको ये बात देखनी है, क्वेश्चन पूछा जाता है। इनलेट प्रेशर, जो आपका प्रेशर रेशियो है उस समय क्या होना चाहिए, क्लियरेंस वॉल्यूम होता है उस समय क्या होना चाहिए, जो गामा होता है एक्सपांशन कोफिशिएंट,
वो कितना होना चाहिए। तो इसके ऊपर कैसे डिपेंड करती है, जो रेसिप्रोकेटिंग की इफिशिएंसी, वॉल्यूमेट्रिक इफिशिएंसी, उसके ऊपर ध्यान देना। वॉल्यूमेट्रिक और ये रेसिप्रोकेटिंग पंप है, उसके पावर को कैसे कम किया जाता है, उसके बारे में भी आपको चीजें देखनी है। इसमें नहीं बता रहा, अगला अगर कोई क्वेश्चन बताऊंगा उसमें ये चीजें मैं बता दूँ, ठीक है। चलिए, लेकिन आपको मेरा वेट नहीं करना, आपको वो चीजें पढ़नी है, नहीं पढ़ी है तो वो चीजें पढ़नी है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर की वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी कैसे बढ़ाई जाती है, ठीक है। वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी कैसे बढ़ाई जाती है, ये ऑप्शन है, क्लियरेंस वॉल्यूम बढ़ाने से, प्रेशर रेशियो बढ़ाने से, गामा बढ़ाने से कैसे बढ़ाई जाती है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। दूसरा, द गैस कांस्टेंट आर इज इक्वल टू, ये थर्मोडायनामिक्स का दो क्वेश्चन किसके ऊपर थे आपके, एफएम के ऊपर, एफएम के अंदर भी रेसिप्रोकेटिंग, और एक आपका था पावर प्लांट का टू कंप्रेसर था, ठीक है। तो एक आ गया एफएम का, एक आ गया पावर प्लांट का, दूसरा क्वेश्चन किसके ऊपर है, थर्मोडायनामिक्स के ऊपर, जो आर की वैल्यू आपको पूछे, किसकी पूछेगा, आर की वैल्यू। आई थिंक पिछली बार यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की वैल्यू पूछी थी एमवीएसआई के अंदर, ठीक है। आर बार की यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट बोलते हैं, ठीक है। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की एग्जैक्ट वैल्यू पूछ ली थी। इस बार अपन ये कहते हैं कि आर को देखिए, देखिए आर बार मतलब यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, लेकिन ये गैस कांस्टेंट जो होता है ये आर, ये क्या होता है, इसकी वैल्यू क्या होती है, इसके साथ क्या क्या रिलेशन होते हैं, ठीक है। वो चीज आपको मैं बता दूँ, आगे बात समझिए। चलिए चलते हैं। जैसे ये आर है, आर क्या चीज होती है, तो पहले आपको ये यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, ठीक है। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की आप एक बार के लिए पिछली साल जो वैल्यू बताई गई थी यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की, वो मेरे को अगर आप बता दो ना, मजे आ जाए, ठीक है। या खुद अगर याद कर लो एक बार के लिए सोच के कि क्या वैल्यू थी, मजे आ जाए सर, क्योंकि आपको भी अगर ये चीजें पता है ना तो ऑब्वियसली आपकी तैयारी अच्छी चल रही है, ठीक है। ऑब्वियसली क्या चल रही है, आपकी तैयारी क्या चल रही है, अच्छी चल रही है। ठीक है, आपको इस गैस कांस्टेंट की मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूँ, ये पिछली बार एमएस में क्वेश्चन आया, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की वैल्यू निकालना, मैं आप पे छोड़ रहा हूँ, आप इस क्वेश्चन को करोगे, ठीक है। अब ये आर होता है ना दोस्तों, ये आर होता है दोस्तों, आर इज इक्वल टू होता है आर बार अपॉन मॉलिक्यूलर मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ गैस, ठीक है। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ गैस, ये आर बार तो आएगा ही, और ये आ जाएगा मॉलिक्यूलर वेट ऑफ गैस। अलग अलग गैस के लिए, ये तो सभी गैस के लिए कांस्टेंट है, ये कभी भी चेंज नहीं करता है। आगे बात समझ में, ये सभी गैस के लिए क्या है, कांस्टेंट। ये गैस कांस्टेंट है, मतलब कि मॉलिक्यूलर वेट है, जैसे आप ऑक्सीजन लोगे तो उसका जो आणविक भार है, जो मॉलिक्यूलर का वेट है वो कुछ और होगा, नाइट्रोजन लोगे उसका कुछ और होगा, एयर लोगे तो उसका कुछ और होगा, ठीक है। जैसे जैसे गैस चेंज होगी, इस आर का भी मान क्या होता जाएगा, चेंज होता जाएगा। लेकिन जनरली अपन आर जो यूज में लेते हैं अपने सराउंडिंग में जितनी भी चीज है, अपन क्या लेते हैं, एयर लेते हैं, क्या लेते हैं दोस्तों, एयर लेते हैं। तो एयर का आपको पहले आपको क्या करना है, इस आर का वैल्यू याद रखनी है दोस्तों, क्या रखनी है, इस वैल्यू याद रखनी है। तो एयर के लिए फॉर एयर, हवा के लिए फॉर एयर, एयर के लिए इस वैल्यू का होता है 0.2, 0.2, और कितना होता है 0.287, ठीक है। 0.287 किलो जूल, किलो जूल आगे, किलो जूल केजी इंटू किलो जूल केजी इंटू कैलोरी। आगे बात समझ में, ये होता है आपका आर का मान, क्या होता है ये, आर का मान होता है। अब ये तो चीज आपका हो गया, ये वैल्यू आपको याद रखनी है दोस्तों। अगर ये वैल्यू आप याद रखोगे तो ऑब्वियसली आपको कुछ ना कुछ फायदा मिलेगा, कहीं ना कहीं ये पूछ लेगा आपको आर का मान, इसके लिए, हवा के लिए। दूसरा, जो आर होता है दोस्तों, आपको ये पॉइंट्स बना लेने चाहिए, पॉइंट्स बना लेने चाहिए। ये एयर होता है, ये वैल्यू होती है, ये यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, अब इसकी वैल्यू आप लिखोगे, मैं नहीं लिख रहा, आपका ड्यूटी है इस आर की वैल्यू, आर बार की वैल्यू आपको,
अब देखो अब देखो जो ये आर होता है दोस्तों, ये आर होता है आपका CV माइनस सीपी, CV माइनस सीपी। CV क्या होता है? स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। सॉरी मैंने गलत लिख दिया, ये CP माइनस सीपी होता है, CP CP माइनस सीपी। ये होता है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, और एक होता है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। आगे बात समझिए, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, और ये होता है वॉल्यूम। स्टील दाब पर विशिष्ट ऊर्जा, ठीक है, विशिष्ट उष्मा, और स्थिर दाब आयतन पर आपका विशिष्ट, ठीक है ना, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट वॉल्यूम। इन दोनों की सब्स्टिट्यूशन को क्या बोला जाता है? ये किसके बारे में आता है? आयत। और इस इक्वेशन को बोला जाता है मेयर्स इक्वेशन। क्या बोला जाता है? मेयर्स इक्वेशन। आगे बात करें, इस इक्वेशन को क्या बोला जाता है? मेयर्स। अब इस सीपी और सीवी की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। सीपी और सीवी की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। सीपी और सीवी की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। अगर आपको याद है तो आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही है, नहीं याद है तो भैया कर दो, ठीक है ना। तो आपको ये वैल्यू याद हो तो अच्छी बात है। चलिए, ये आपको लिखनी है, सीपी की वैल्यू लिखनी है, सीवी की वैल्यू लिखनी है। मैं नहीं लिख रहा, मैं नहीं लिख रहा हूँ। सीपी की वैल्यू लिखनी है, सीवी की वैल्यू लिखनी है, लिख लेना। नहीं पता है तो गूगल कर लेना, कहीं देख लेना, लेकिन आपकी जिम्मेदारी है। अब एक होता है गामा, ठीक है, गामा। ये होता है, ये क्या होता है? गामा क्या होता है? गामा होता है आपका सीपी अपॉन सी। अच्छा सीपी, हाँ सीपी अपॉन सीपी, ठीक है। स्पेसिफिक हीट रेशियो, स्पेसिफिक हीट रेशियो, ये स्पेसिफिक हीट है, इनका क्या अनुपात है? विशिष्ट ऊष्मा का अनुपात है। इसका जो एयर का मान होता है, ये तो सभी को पता होगा, ये कितना होता है? 1.4, 1.4, 1.4। आगे बात समझिए। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे आपको एक चीज और मैं समझा देता हूँ। 1 2 3, ये एक पॉइंट बन गया, सॉरी ये पॉइंट लगा रखा है स्टार, अच्छा ये स्टार लगा रखा है। तो 1 2 3 4 5 6, ये आपको वैल्यू याद रखनी है, एक वैल्यू ये याद रखना है। अब देखो आगे, आगे क्या चीज है? आगे की दोस्त ये होगी, सीपी और सीवी में कौन सा बड़ा होता है? सीपी और सीवी में सीपी बड़ा होता है, ठीक है। अब आपको एक चीज ये रखिए, कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करना है कि जो गामा होता है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? गामा है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? तो आपको कमेंट बॉक्स के अंदर ये टाइप करके बताना मेरे को, मैं देखूंगा कमेंट, जिसने ये नाम दिया अगले लेक्चर में उसका नाम दूंगा, ठीक है। ये गामा किसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। नहीं पता है गूगल करो और अपने नोट्स में ये चीजें लिखो। ये चीजें आपको सारी की सारी याद होनी चाहिए। क्या याद होनी चाहिए? पिछली बार इसका क्वेश्चन पूछ रखा है, तो ऑब्वियसली यहाँ से कुछ ना कुछ क्वेश्चन बन सकता है। तो ये सारी की सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए। तो इसको एक पेज लेना और इस पेज के ऊपर देखिए पूरे आपको लिखना है, ठीक है। अच्छा अब अपने क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। सीपी बड़ा होता है सीवी से, गामा के लिए, ये किसके लिए? ये एयर के लिए, किसके लिए? ये एयर के लिए, ठीक है। अब देखो आपका जो आर है, गैस कांस्टेंट आर, किसके इक्वल होता है? किसके बराबर होता है? सम ऑफ टू स्पेसिफिक हीट, सम ऑफ टू स्पेसिफिक हीट ना, माइनस होता है डिफरेंस ऑफ टू स्पेसिफिक। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? डिफरेंस ऑफ टू स्पेसिफिक हीट। आगे बात होती है, तो ये आपका तीसरा क्वेश्चन होता है। आगे चलते हैं। Which of the following parameter remains constant in Fourier process? Very good question। आपको दो तीन चीजें आपको ध्यान होनी चाहिए। आइसो बार किसे कहते हैं? ठीक है, आइसो आइसोबैरिक, ठीक है ना, आइसोकोरिक, आइसोथर्मल, एडियाबेटिक, और आइसेंट्रोपिक, और आइसेंथैल्पिक। ये चार पांच चीजें मैंने नाम दिए ना, इनके बारे में आपको ध्यान रखना है। इस इनमें कौन से प्रोसेस के अंदर कौन सी चीजें कांस्टेंट रहती है, ये चीज आपको ध्यान में रहनी चाहिए, ठीक है। तो ये भी थर्मोडायनेमिक्स का पार्ट है। थर्मोडायनेमिक्स के अंदर जो थ्रॉटलिंग प्रोसेस होता है, ठीक है, थ्रॉटलिंग प्रोसेस होता है, उसके अंदर आपकी एंथैल्पी, ठीक है, एंथैल्पी
वो क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। क्या रहती है दोस्तों, कांस्टेंट। ठीक है, क्या रहती है आपकी, कांस्टेंट। तो मैं थ्रॉटलिंग के बारे में दो तीन चीजें आपको बता देता हूँ। थ्रॉटलिंग प्रोसेस, ठीक है, थ्रॉटलिंग प्रक्रिया। थ्रॉटलिंग प्रक्रिया, थ्रॉटलिंग प्रक्रिया में कुछ नहीं होता है। ये मान लो आपका एक, ठीक है, ये जो वॉल है, ये पाइप है, पाइप से कुछ गैस पास कर रही है। क्या कर रही है, गैस पास कर रही है। और आपका जो वॉल है वो आधा खुला हुआ है। कैसा है दोस्तों, आधा खुला हुआ है। ठीक है, आधा खुला हुआ है। जब ये आधा खुला हुआ है दोस्तों, तो इसके अंदर क्या होगा कि आपकी जो एंथैल्पी होगी, ठीक है ना, इस सेक्शन वन पे, सेक्शन वन पे और सेक्शन टू पे एंथैल्पी क्या रहेगी, क्या रहेगी, एंथैल्पी, एंथैल्पी कांस्टेंट रहेगी। कांस्टेंट मतलब H1 H2 क्या रहेगा आपका, बराबर। H1 और H2 क्या रहेगा आपका, बराबर। अच्छा, जो थ्रॉटलिंग प्रोसेस है, पहला पॉइंट याद रखोगे, थ्रॉटलिंग प्रोसेस है वो इरिवर्सिबल है। इरिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है, इरिवर्सिबल, इरिवर्सिबल प्रोसेस है। तीसरा पॉइंट क्या याद रखोगे, तीसरा पॉइंट दोस्तों क्या याद रखोगे, तीसरा क्या होता है कि थ्रॉटलिंग प्रोसेस के अंदर, कौन सा, थ्रॉटलिंग प्रोसेस के अंदर आपका प्रेशर क्या होता है, प्रेशर डिक्रीज, प्रेशर क्या करता है, डिक्रीजेज होता है, घटता है। प्रेशर क्या होता है दोस्तों, घटता। बात समझ में आ गई, प्रेशर क्या करता है दोस्तों, घटता है। तो आपका ये थ्रॉटलिंग प्रोसेस से दो तीन बातें थी जो कि मैंने आपको बताई। चलिए आगे चलते हैं। कंप्रेशन रेशियो ऑफ डीजल इंजन हैव टू रेशियो, कंप्रेशन रेशियो जो रेशियो होता है वो उसका आपका कितना होता है। तो आप एक बार वीडियो पॉज करो और देखो, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको आई थिंक कंप्रेशन रेशियो के बारे में जब आपको पढ़ाया होगा या आपने कहीं पे भी पढ़ा होगा, ये तो चीजें देखी होगी कि कंप्रेशन रेशियो डीजल इंजन का कितना होता है। ठीक है, और ये जो होता है आपका ऑटो साइकिल या जो कि ऐसा इंजन बोलते हैं अपन, ऐसा इंजन होता है, इसका कितना होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इस बारे में अब मैं आपको दो तीन चीजें आपको बता देता हूँ जो कि आपको इम्पोर्टेंट है। अच्छा, इसका आंसर तो सभी को पता चल ही गया होगा कि इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा दोस्तों बी। क्या होगा दोस्तों, बी। तो मैं आपका जो कंप्रेशन रेशियो है सभी का बता देता हूँ, ऑटो का बता देता हूँ, ड्यूल का बता देता हूँ और डीजल का बता देता हूँ। ठीक है, ऑटो, ड्यूल और डीजल का। ऑटो का दोस्तों जो होता है आपका, ऑटो का क्या बता रहे हैं अपन, कंप्रेशन रेशियो, कंप्रेशन। अब ये मत पूछ लेना कंप्रेशन रेशियो क्या होता है, इतना तो मत गिराना, ठीक है ना। कंप्रेशन रेशियो क्या होता है, चलो लिख देता हूँ, ये होता है आपका P2 अपॉन P1, P2 अपॉन P1। क्योंकि जब आप कंप्रेस करते हो एयर फ्यूल मिक्सचर को, क्या करते हो आप, कंप्रेस करते हो, तो आपका जो पहले वाला प्रेशर था और जब आप कंप्रेस करने के बाद में एंड पॉइंट पे पूछते हो, उस समय जो प्रेशर होता है उन दोनों के अनुपात का क्या होता है। तो ऑटो साइकिल होता है जो आपका, कौन सा होता है, ऑटो साइकिल, ऑटो साइकिल जिसे बोलते हैं ऑटो साइकिल या पेट्रोल इंजन, क्या बोलेंगे अपन, पेट्रोल। पेट्रोल इंजन में होता है 6 to 12, कितना होता है, 6 to 12। डीजल के अंदर, सॉरी पहले ड्यूएल, जो ड्यूएल क्या होता है आपका, ड्यूएल होता है जो कि ऑटो प्लस डीजल दोनों जैसा काम करता है। ड्यूएल साइकिल के अंदर जो लेते हैं अपन 12 to 16। और जो आपका डीजल होता है, ठीक है, डीजल साइकिल या डीजल इंजन के अंदर, डीजल इंजन के अंदर वो होता है आपका 16 to ये होता है आपका कंप्रेशन रेशियो। ये क्या होता है दोस्तों, कंप्रेशन रेशियो होता है। बात समझ में आ गई, तो आपको ऑप्शन मिल गया होगा, ऑप्शन क्या है आपका, ठीक है। तो कंप्रेशन रेशियो आपको आईसी इंजन के बारे में बता दिया गया। अब आगे चलते हैं। फायरिंग ऑर्डर ऑफ ए 6
cylinder diesel engine. Firing order of a 6-cylinder diesel engine. I think ये क्वेश्चन आया है. Firing order of 6-cylinder diesel engine. ये क्वेश्चन कितनी बार MBSI में आया था. मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन आया था. ओके, अच्छा क्वेश्चन है, आपको ध्यान से देखना. इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर होगा, क्या होगा? ये ऑप्शन इन्होंने थोड़ा सा वाइट कर दिया. ठीक है, तो इसका आंसर तो होगा आपका, ये होता है 51536 या 24 153624. ये 6 सिलेंडर है ना. फायरिंग ऑर्डर का अर्थ होता है कौन सा सिलेंडर पहले जलेगा या कौन से सिलेंडर के अंदर कंबशन स्टार्ट होगा, तो फायरिंग ऑर्डर होता है ये 1 2. और एक होता है 14142 142 635 या तो इस तरह से कर दो या इस तरह से कर दो 143635. ये भी क्या होता है आपका फायरिंग ऑर्डर होता है. 4 सिलेंडर के अंदर क्या होता है? 4 सिलेंडर के अंदर अगर 4 सिलेंडर आ जाता है, 4 सिलेंडर आ जाता है, 4 सिलेंडर का फायरिंग ऑर्डर बताओ. 4 सिलेंडर है तो 4 सिलेंडर का अर्थ है 4 सिलेंडर के अंदर आ जाएगा आपका 13 फिर उसके बाद में 42 13 फिर उसके बाद में 42. ये हो जाएगा आपका 4 सिलेंडर के अंदर. तो आपको 6 सिलेंडर 4 सिलेंडर 2 सिलेंडर में क्या याद रखोगे, और एक होता है आपका 1 सिलेंडर में एक. अच्छा, ये चीजें आपको याद रखनी है. तो 3 सिलेंडर का भी देख लो, 3 सिलेंडर भी हो तो 3 सिलेंडर 3 सिलेंडर का अर्थ होता है ये होता है फायरिंग ऑर्डर. तो ये तीनों चारों चीजें आपको लिखनी है और इसका ये आंसर हो जाएगा. इसका क्या हो जाएगा? ठीक है दोस्तों, ये फायरिंग ऑर्डर है आपका. इंडिकेटेड पावर ऑफ 4 इंडिकेटेड पावर ऑफ इंडिकेटेड पावर ऑफ 4 देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन. ठीक है, बहुत अच्छा. इंडिकेटेड इंडिकेटेड पावर. अब इसके अंदर देखो आपको पढ़ना क्या क्या है, मैं ये बता देता हूँ. आप हमारे भरोसे तो रह सकते हो, लेकिन इतना भी मत रहना कि आप ना पढ़ो कि भाई क्वेश्चन में सब कुछ है. धीरे धीरे जैसे आएगी चीजें हम बताते जाएंगे. क्वेश्चन हम लेके आ रहे हैं वैसे वैसे हम आपको बताते जाएंगे. आज ये धीरे धीरे चल ही रहा है सब कुछ आपके पास. जब तक आपका पेपर होगा तब तक हम ये चाहते हैं एमसीक्यूज की सीरीज हो और आपके यहाँ इस तरह से आपका होता रहे. ऑटोमोबाइल के भी क्वेश्चन आएंगे, ऐसा नहीं ऑटोमोबाइल के क्वेश्चन आगे हैं तो ऑटोमोबाइल के भी क्वेश्चन आएंगे सारे. आज जैसे इनका है तो अगली वाली क्लास के अंदर हो सकता है ऑटोमोबाइल के परसेंटेज बढ़ता है. ठीक है, वैसे वैसे क्वेश्चन मिलेंगे वैसे बढ़ाता है. अब देखोगे दोस्तों क्या चीज है, क्योंकि आईसी इंजन और आपका ऑटोमोबाइल बहुत दूर है और इसी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे. तो आईसी इंजन को आपको अच्छा करना है और आपको ऑटोमोबाइल को भी अच्छा करना है. तो मैं चाहता हूँ कि आपके आईसी और ऑटोमोबाइल के ऊपर ज्यादा फोकस करें. अभी बात समझ. इंडिकेटेड इंडिकेटेड पावर का अर्थ क्या होता है? इंडिकेटेड पावर का अर्थ आपको पहले ये देखना, सबसे पहले इंडिकेटेड पावर का अर्थ होता है कैसा. आगे बात समझते हैं. इंडिकेटेड पावर के होने के बाद में आपको ये चीज देखनी है कि इंडिकेटेड पावर का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है. इंडिकेटेड पावर का फॉर्मूला होता है दोस्तों ये होता है पीएम. ठीक है, पीएम जो लिख रखा है यहाँ पे पीएम होता है, वो नहीं लिखा है तो जैसे पीएम डिनोट करता हूँ, बता दूंगा ये क्या है. फिर उसके बाद में ये होता है एल इंटू ए इंटू एन अपॉन 60. इसमें नहीं दे रखा है 60, कोई बात नहीं. वो 60 क्यों करते हैं? क्योंकि अगर इस एन को इसको एन को आरपीएम में लिया है तो ये 60 आएगा. अगर इस एन को आपने आरपीएस में लिया है, रोटेशन पर सेकंड में लिया तो सेकंड के लिए 60 नहीं यूज में लोगे. अगर मिनट लिया है तो आप 60 यहाँ पे यूज में. ठीक है, कई जगह आप देखोगे तो यहाँ पे 1000 से डिवाइड कर रखा है क्योंकि वो किलो वॉट में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से आपको इंटू कर रखा है. तो ये होता है आपका किसका, ये किसका है? ये है आपका इंडिकेटेड पावर का फॉर्मूला. अगर आरपीएस होगा तो 60 यूज में नहीं है.
आगे बात में 60 में। अब देखोगे दोस्तों ये किसके लिए है, ये आपका किसके लिए, टू स्ट्रोक, इसके लिए है टू, ये किसके लिए है दोस्तों, टू स्ट्रोक के लिए इंडिकेटेड पावर। अगर 4 स्ट्रोक की बात करें तो दोस्तों 4 स्ट्रोक में क्या होता है, ये हो जाएगी आपका 4 स्ट्रोक, 4 स्ट्रोक इंजन के लिए, 4 स्ट्रोक इंजन के लिए इंडिकेटेड पावर हो जाएगी Pm L into A into N। ये तो 60 तो वह है ही है, लेकिन ये N कितना हो जाएगा, N/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, N/2। कारण ये है दोस्तों क्योंकि 2 स्ट्रोक में एक पूरा साइकिल करने पे पूरा पावर मिल जाती है। उसी प्रकार जो 4 स्ट्रोक इंजन है उसके अंदर 2 साइकिल कंप्लीट होती है क्राइम की, तब जाके आपको पावर, इसलिए क्या करते हैं अपन, डिवाइड बाई 2। बात समझ में आ गई दोस्तों, ये तो एल क्या है, एल क्या होता है, यहाँ पे लिख रखा है स्ट्रोक, ये आरपीएम में दे रखा है ना, तो यहाँ पे 60 नहीं लिखा है तो गलती हमारी है, तो ऑब्वियसली यहाँ क्या होना चाहिए 60। एरिया ऑफ पिस्टन होना चाहिए, ये पी है, ये क्या है, इफेक्ट, मीन इफेक्टिव प्रेशर, क्या है दोस्तों, मीन इफेक्टिव, बात समझ में आ गई, ये क्या है, मीन इफेक्टिव। आ गई बात समझ में, ये तो आप ये देखोगे तो आपका जो आंसर होगा इसमें, यहाँ पे सभी के नीचे क्या लिखते हैं अपन, 60 लिख देते हैं, क्या लिखते हैं यहाँ पे सबके नीचे 60 और 60 और 60, तो ये आपका आंसर कौन सा सही होगा, ठीक है। आगे बताओ, आगे द टर्म प्ले रेटिंग विद रेफरेंस टू द रेफर टू, किसके रेफरेंस में प्ले रेटिंग होती है, ये होती है रेटिंग। देखो क्या होता है, आपकी जो व्हील होता है, व्हील के अंदर कितनी प्लेस है या कितनी उसके अंदर लगाई गई है, क्या कहते हैं अपन, जैसे कि बोलेंगे अपन, कितनी लेयर्स है, कितनी लेयर्स है, उसको डिफाइन करा जाता है प्ले। आगे बात है प्लाई रेटिंग, जिसे प्लाई रेटिंग भी कहा जाता है। तो ये क्या करवाते हैं, अपने स्ट्रेंथ बताती है कि ज्यादा ज्यादा अगर आपकी क्या कहते हैं प्लाई है तो उसके अंदर रेटिंग उसकी अच्छी होगी, और वो क्या होगा, आपकी स्ट्रेंथ अच्छी होगी। अगर कम है तो आपकी स्ट्रेंथ क्या होगी, कम। ठीक है, चलिए ये किसका था, आपका ऑटोमोबाइल का वीएन। अब क्वेश्चन है, द व्हीकल राइड विल बी द कंफर्टेबल, व्हीकल कब कंफर्टेबली राइड करेगा, व्हीकल कब कंफर्टेबली राइड करेगा, तो जो आपका भार होता है, व्हीकल देखो क्या होता है, व्हीकल के अंदर व्हीकल चाहता है कि वो उसके पास गाड़ी का खुद का भार हो, कि कोई भी गाड़ी है वो तो या तो पैसेंजर के लिए बनती है या वो किसी सामान ढोने के लिए बनती है। अब व्हीकल का खुद का वजन इतना कर दोगे आप जिसके अंदर उसका खुद का ही वजन इतना हो जाएगा, तो टायर के ऊपर लोड आएगा या इंजन के ऊपर लोड आएगा। जब इंजन के ऊपर लोड आएगा, क्योंकि आपने गाड़ी को भारी कर दी, तो इंजन के ऊपर वो गाड़ी का जितना भी भार है उसको ढोना पड़ेगा, इंजन को खुद को, जब इंजन को खुद को वो भार ढोना पड़ेगा, तो इंजन का जो फ्यूल होगा वो कैसा होगा, ज्यादा खर्च होगा, तो फ्यूल कम ज्यादा खर्च होगा, तो आपकी जो माइलेज है वो क्या आएगी, कम आ जाएगी। अगली बात होगी, माइलेज क्या आ जाएगी, कम आ जाएगी। ठीक है, तो अपन ये चाहते हैं कि जो इंजन का खुद का भार हो वो क्या हो, कम से कम। जो कम से कम भार होता है या जो एक्स्ट्रा भार बोल सकते हैं अपन, क्या बोल सकते हैं, एक्स्ट्रा भार, जिसे बोलते हैं अपन अनस्प्रिंग, अनस्प्रंग, अनस्प्रंग, इसको क्या बोलते हैं अपन, एक्स्ट्रा वेट ऑफ ऑटो मोबाइल, ऑटोमोबाइल का खुद का एक्स्ट्रा वेट, इसे क्या बोलेंगे, इस भार को क्या करना चाहिए अपन को, मिनिमम करना चाहिए, क्या करना चाहिए, इसको मिनिमम करना चाहिए। तो व्हीकल के लिए कब कंफर्टेबल होगा, किसी व्हीकल के लिए कब होगा, जो एक्स्ट्रा भार है या अनस्प्रंग वेट है उसको क्या किया जाए, मिनिमम रखा जाए। आगे बात समझ में दोस्तों, एक्स्ट्रा वेट ऑफ ऑटोमोबाइल इटसेल्फ, खुद का, इटसेल्फ मतलब खुद का, जो एक्स्ट्रा भार है या जो खुद का एक्स्ट्रा भार है उस ऑटोमोबाइल का, वो क्या होना चाहिए, आपका मिनिमम होना। चले दसो थ्रोटलिंग प्रोसेस रेफ्रिजरेशन करेगा। अच्छा, थ्रोटलिंग प्रोसेस रेफ्रिजरेशन में कैसे होता है,
तो थ्रॉटलिंग प्रोसेस रेफ्रिजरेशन में एक बार इसको पॉज करो, इस क्वेश्चन को मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है। देखो आपको सबको पता होगा जो थ्रॉटलिंग प्रोसेस होते हैं वो की जाती है आपका रेफ्रिजरेशन के अंदर कैपिलरी ट्यूब पे। किससे की जाती है? कैपिलरी ट्यूब। कैपिलरी ट्यूब क्या होती है? नैरो पैसेज, इसका डायमीटर क्या हो? स्मॉल हो, क्या हो? स्मॉल क्या हो? छोटे हो। इसे बोल सकते हैं नैरो पैसेज, जिसकी जाने के अंदर या कोई फ्लूइड जा रहा है उसके लिए क्या हो? मुश्किल हो, नैरो पैसेज हो। उस टाइप की जो ट्यूब होती है उसको क्या कहेंगे अपन? कैपिलरी ट्यूब करते हैं। क्या करते हैं? कैपिलरी ट्यूब। इसके अंदर कैपिलरी ट्यूब के अंदर क्या होती है? थ्रॉटलिंग प्रोसेस होती है। एंथैल्पी क्या होती है? इसमें कांस्टेंट रहती है, बट प्रेशर क्या होता है? डिक्रीज करता है। बताया दिया था मैंने, अभी बताया। अब इसके अंदर ये क्वेश्चन बनता है कि कैपिलरी के कारण, इसमें नया जो क्वेश्चन बनेगा, कैपिलरी में ऐसा क्या लगा होता है कि प्रेशर डिक्रीज कर सकता है? तो कैपिलरी के अंदर रेजिस्टेंस के कारण, फ्लूइड के रेजिस्टेंस के कारण प्रेशर में क्या होता है? डिक्रीजमेंट आता है। ठीक है, रेजिस्टेंस के कारण फ्लूइड के प्रेशर क्या करता है? डिक्रीज करता है। तो इसीलिए कैपिलरी के अंदर क्या करते हैं? थ्रॉटलिंग दी जाती है। ठीक है, अब आपको वीसीआर वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम को एक बार के लिए पूरे के पूरे सिस्टम को आपको देखना चाहिए। आपको इसके साथ क्या देखना चाहिए? इसके साथ में आपको आपका रिवर्स ब्रेटन साइकिल देखना चाहिए। बात समझ में आ गई? उसके अंदर कौन सा फ्लूइड लेता है, क्यों लेता है, सब कुछ आपको एक बार के लिए देखना चाहिए। फिर उसके बाद में आपका रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग के बारे में देखना चाहिए, क्योंकि व्हीकल होती है आपके अंदर, उसके अंदर एयर ऐसी लगती है, ऐसी अगर आप व्हीकल के अंदर लग रही है तो वो एमवीएसआई को लेके आपकी इम्पोर्टेंट है। तो एसी लगने के कारण जो आपका एयर कंडीशनिंग है वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। एसी क्या होती है? मोस्ट एयर क्या होती है? ड्राई एयर क्या होती है? रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होती है? ह्यूमिडिटी रेशियो क्या होता है? डिग्री ऑफ ह्यूमिडिटी क्या होता है? और क्या कहते हैं आपका ड्राई बल्ब टेम्परेचर, वेट बल्ब टेम्परेचर, सब कुछ पता हो। तो ये सारे के सारे आपके लिए आरएफ के लिए क्या है? इम्पोर्टेंट है। आगे बात समझते हैं। तो ये थ्रॉटलिंग प्रोसेस ऑफ रेफ्रिजरेशन साइकिल में कैसे कैरी आउट होता है, इस तरीके से कैरी आउट होता है। तो 10 क्वेश्चन हो गए हैं दोस्तों। 10 क्वेश्चन के बाद में आगे इस सीरीज को क्या कर दिया जाएगा? कंटिन्यू किया जाएगा। तब तक के लिए देखो इसके अंदर ऑटोमोबाइल के भी एक दो क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, अभी मैं क्वेश्चन तो और लेके आया था, लेकिन अभी आपके पास टाइम इतना ही है, इसमें अगली क्लास लगने वाली है। तो इसके अंदर जो एमवीएसआई के अंदर जो पूछे गए थे वो भी लेके आया था, इसके बारे में डिस्कस करना था मेरे को आज। ऑटोमोबाइल के अंदर ये कौन से एंगल वगैरह होता है, मैंने कहा चलो इनको भी बता देते हैं एंगल वगैरह, एक बार ये भी आपके क्या हो जाए? कंप्लीट हो जाए। तो थ्योरी करवाएंगे साथ साथ एमसीक्यू के साथ। ठीक है, और भी बात समझ में? तो इसी तरीके से ये आपके एमसीक्यू आपको थोड़ा सा धीरे चला है प्रोसेस। जैसे जैसे बच्चे बढ़ेंगे वैसे वैसे हम भी आपके साथ और अच्छे से लग जाएंगे। तब तक के लिए आपको पढ़ाई करनी है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, क्योंकि हमारा मोटिवेशन जितने लोग देख पाए, जितने लोगों तक ये पहुंचे, वही हमारा मोटिवेशन है। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, जय हिंद, जय भारत।